मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सर रहमान है और आज मैं गायनी से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो कि बहुत मैं समझती हूँ कि इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारे लोगों की मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, आज मैं बात करूँगी IVF के बारे में। IVF क्या होता है, इसका क्या सक्सेस रेट है और इसका प्रोसीजर क्या है, बेसिकली इसमें होता क्या है और ये पेशेंट्स को किस हद तक पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ये तमाम आज की वीडियो में शामिल है। तो जनाब, IVF का अगर लफ्ज़ी माने हम देखें तो IVF कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि वो कपल्स जो कि नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, यानी कि कुदरती तौर पर हमल जिनमें नहीं ठहर पाता, उनको असिस्ट करने के लिए या उनको हमल करवाने में या उनको कंसीव करवाने में हेल्प आउट करने के लिए ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। और ये आपको जो भी आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ख़ासतौर पे जो IVF स्पेशलिस्ट है, IVF की टेक्निक को समझते हैं और उसमें डील करते हैं, आपको वो डॉक्टर हेल्प आउट करते हैं ताकि आप कंसीव कर सकें, हमल जो है उसके के लिए आपको मदद की जा सके और फिर आप जो है डेफिनेटली आपका जो एक इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो लोगों का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो नॉर्मली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो यही होता है कि क्या हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या नेचुरली या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये जायज़ है, ये कुदरती तरीका है और क्या ये हमारे मज़हब में अलाउड है या नहीं। क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और डेफिनेटली इसमें तो बेहतर तौर से उलमाए कराम जो है वो कमेंट कर सकते हैं और वो बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डोमेन नहीं है। लेकिन ये अपने कॉन्सेप्ट्स की बात होती है, अगर ये आपके अपने बिलीफ की बात होती है। मैं थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगी और फिर आप खुद से असेस कर सकते हैं कि वेदर ये हमारे मज़हब के हिसाब से या शरई तौर पर इसकी क्या जो है वो इसकी क्या स्टैंडिंग है। तो ये हम देख लेते हैं। तो जनाब, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसा कि जब इंसान की बर्थ होती है, जब कंसीव करता है कोई खातून जब कंसीव करती है, तो उसमें होता क्या है कि मेल के स्पर्म्स जो हैं वो फीमेल एग को फर्टिलाइज करते हैं और फिर वहाँ से एक एम्ब्रियो बनता है जो कि फिर आगे फर्दर ग्रो करके बेबी की डेवलपमेंट होती है आगे जाकर। तो कुछ ख़वातीन में ऐसे होता है या कुछ कपल्स में ऐसे मसाइल आ रहे होते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते और वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। वो फैक्टर्स मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। मेल्स में जो हैं वो रिलेटेड होते हैं उसकी स्पर्म काउंट से रिलेटेड, जैसा कि उनका स्पर्म काउंट जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉपर जो एक लिमिट है, थ्रेशोल्ड है कंसीव करने के लिए, उससे कम होते हैं। जैसा कि 19 to 20 मिलियन जो है वो स्पर्म काउंट मिनिमम होना चाहिए टू फर्टिलाइज। और अगर आपका मेल काउंटर पार्ट का स्पर्म काउंट इससे कम है तो वो फिर कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म मूव करते हैं जब रिलीज होने के बाद और वो एग तक पहुंचते हैं, यानी कि जो फीमेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए उस तक उनकी जो रसाई है वो पॉसिबल नहीं होती। उसमें भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी जो मूवमेंट है उसके प्रॉब्लम आ सकते हैं स्पर्म की मूवमेंट के। तो इस तरह से मुख्तलिफ, इसी तरह से मेल्स की कुछ साइकोलॉजिकल डिजीज़ है जो कि कंसीव ना करने का बायस बनती हैं। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स मेल से रिलेटेड है। और फीमेल से जब हम बात करते हैं कि कंसीव करने के लिए जो फैक्टर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें उनकी जनरल हेल्थ हो सकती है और उसके अलावा उनमें ट्यूबल ब्लॉकेट हो सकती है। फीमेल्स की ट्यूब्स अगर ब्लॉक्ड हैं तो डेफिनेटली जो एग या अंडा जो बनेगा वो आगे ही नहीं जा सकेगा और फिर वो फर्टिलाइज नहीं होगा। इसी तरह से फीमेल्स में मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, पॉलिप्स वगैरह हो सकते हैं यूट्रस के अंदर। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स में हो सकती हैं। लेकिन कई लोगों में ये सारी चीज़ें नहीं भी मौजूद होती। तमाम टेस्ट वगैरह नॉर्मल होते हैं, लेकिन इवन देन अननोन फैक्टर्स कुछ होते हैं जिस वजह से पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे कपल्स में जब ये मसाइल होते हैं तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि वो IVF की तरफ जाए। IVF बेसिकली एक टेक्निक है जो कि उनको हेल्प आउट करती है कंसीव करने में। उसमें डेफिनेटली स्पर्म भी हस्बैंड का होगा और एग भी वाइफ का होगा। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो तो उसी कपल की ही होंगे, लेकिन क्योंकि ह्यूमन बॉडी या फीमेल बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको हमल ठहरने में मददगार नहीं है या उसको हमल ठहराने में मुश्किलात का बायस बन रही हैं, तो फिर हम इसकी जो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि जो स्पर्म और एग के मिलने का प्रोसेस है, वो
वो बॉडी से बाहर सरंजाम देते हैं। वो पेशेंट के जिस्म के अंदर नहीं बल्कि वो बाहर जो है उनको फर्टिलाइज़ कर दिया जाता है और एक डिश या एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर उसको जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है उस एम्ब्रियो को फिर पेशेंट की वूम में या फीमेल के वूम में इंजेक्ट कर दिया जाता है या उसके अंदर रख दिया जाता है। तो जब फीमेल के रहम में वो एम्ब्रियो रख दिया जाएगा, और एक प्रोसेस जो कि जिसमें हम डायरेक्टली स्पर्म के अंदर स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जैसे इक्सी उसको कहा जाता है। तो इक्सी के ज़रिए या नॉर्मली आउटसाइड फर्टिलाइज करवा के जो एम्ब्रियो बनेगा उसको फिर आप फीमेल के रहम के या यूट्रस के अंदर आप रख देंगे, और फिर वो अपने नेचुरल जो कुदरती तौर पर जो भी नेचुरल प्रोसेस है उसके ज़रिए डेवलप होगा। वो प्रेगनेंसी इसी तरह से आगे बढ़ेगी जिस तरह से नॉर्मली नेचुरल तौर पर या कुदरती तौर पर बढ़ती है। तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट बज़ाहिर तो नहीं है जो कि शरई तौर पर या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि मानी हो, लेकिन फिर भी इस पर बेहतर तरीके से जो कमेंट कर सकते हैं वो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, वो इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आपका अपना बिलीफ है, आप अगर इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो ये एक असिस्टेंस है जो कि मेडिकल डॉक्टर जो है या जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट है, IVF स्पेशलिस्ट है, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जनाब इसका सक्सेस रेट की जब हम बात करते हैं तो लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि इसका कितना सक्सेस रेट है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 35 to 40-50% है, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक आप समझिए कि इसमें आपको यू नेवर नो, यू आर नॉट श्योर कि आगे जाकर वो प्रेगनेंसी को आप कैरी ऑन कर सकें या मिसकैरेज भी हो सकता है। तो आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसीजर है जो कि ह्यूमन एंड पे है और ह्यूमन मेड टेक्निक है, तो इसमें डेफिनेटली 50-50% चांस होता है सक्सेस का। तो ये समझने की ज़रूरत है। इसकी कॉस्ट के बारे में जो लोग क्वेश्चन करते हैं, इसकी कॉस्ट मुख्तलिफ सेंटर्स में मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि बेसिकली ये 2 टाइप की होती है। एक तो जो फ्रेश आपका एम्ब्रियो जो है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं, और एक कुछ लोगों में फ्रोज़न एम्ब्रियो जो है वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं, क्योंकि कुछ सेंटर्स जो कि अच्छे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स जहाँ पे होते हैं, और जो सेंटर्स ज़रा ज़्यादा डेवलप्ड हैं उनके अंदर फ्रोज़न एम्ब्रियोज भी अवेलेबल होते हैं उसी पेशेंट के, यानी उसी कपल के कुछ एम्ब्रियो जो है वो, क्योंकि एम्ब्रियोज जो की तादाद जो होती है वो ज़्यादा होती है हर सेशन में, तो उसमें अगर एक एम्ब्रियो आप यूज़ करेंगे तो बाकी उनके एम्ब्रियोज आप फ्रीज़ कर लेंगे, तो फिर वो फर्दर फ्यूचर में भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है IVF का, वो क्या फ्रोज़न एम्ब्रियो से है या फ्रेश एम्ब्रियो है, तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है। इसकी कॉस्ट 2.5 लाख से लेकर 7-8 लाख तक हो सकती है, यही इसी बात पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा एम्ब्रियो यूज़ करवा रहे हैं। फिर जनाब इसमें डेफिनेटली पेशेंट के लिए ये तमाम बातें जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी सक्सेस रेट को माइंड में रखना भी बहुत ज़रूरी है, और फिर आप IVF से, क्योंकि ये एक असिस्ट करने वाली टेक्निक है जो कि पेशेंट को कंसीव करने में मदद करती है, और ये प्रोसीजर करने से पहले अगर आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कंसीव करने में हर्डल क्रिएट करेगी, जैसे कि पॉलिप्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, तो उनको ट्रीट भी किया जाएगा। पहले आपके डॉक्टर आपको उन चीज़ों से ट्रीट करेंगे ताकि वूम को एक प्रॉपर सेफ बेड तैयार किया जा सके एम्ब्रियो के लिए, जो कि फर्दर जाके मिसकैरेज का बायस ना बने। तो ये इस तरह से आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे कि कैसे आपने IVF को लेकर चलना है, और IVF के क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी होगी। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।